नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मिडिल ईस्ट में इजरायल और हमास के बीच पिछले 10 दिन से जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। 4000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और यह युद्ध तेजी से दुनिया को बंटवारे की तरफ ले जा रहा है। दो खेमों में बंटती हुई दुनिया साफ तौर पर नजर आ रही है और बिल्कुल इसी तरीके का बंटवारा भारत में भी हो रहा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान देश के अलग अलग शहरों में इजरायल के समर्थन, इजरायल के विरोध में दोनों तरह से प्रदर्शन हुए। कहीं तो इजरायल को कसूरवार मानते हुए उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं, फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी जता रहे हैं, और वहीं कई जगह पर इजरायल के समर्थन में भी जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस युद्ध के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराते हुए इजरायल के एक्शन को सही बताया जा रहा है। वैसे भारत का जो आधिकारिक रुख है वो इस पूरे मामले पर बेहद बैलेंस्ड, मतलब संतुलित रहा है। एक तरफ हमास के हमलों के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का समर्थन किया और वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया, भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक अलग देश बनाने की वकालत करता रहा है। लेकिन इस रुख के बावजूद देश में इजरायल को लेकर आखिर बंटवारा क्यों है? क्या इजरायल के समर्थन और इजरायल के विरोध में जो प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है वो साइलेंट ध्रुवीकरण का संकेत है? जी, मैं चुनाव के लिए साइलेंट ध्रुवीकरण की बात कर रही हूं। क्या इजरायल युद्ध से चुनावी सीन बदल गया है? आज की हुंकार में इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए सियासी वार पलटवार। कांग्रेस के ही सरकार में इजराइल से ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए और इजराइल ऑक्यूपायर है। गाजा में जो हमला कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट इंटरनेशनल क्राइम है ये। आप बताइए कि एक 6 दिन में आपने 6000 बम बरसा दिए, 1800 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 500 के करीब बच्चे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है गाजा के रहने वालों को, इंटरनेशनल क्राइम है ये। हम अपने सरकार से, अपने प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं कि रोके इस जो क्राइम इजराइल कर रहा है, जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं गाजा में। इंडिया डज हैव अ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में इजराइल का सपोर्ट कर दिया। प्रधानमंत्री जी इससे पहले इस कैपेसिटी में थे, हमारा देश इस कैपेसिटी में था कि मीडिएशन करके इस जंग को रोक देता। अब ये गलती हो गई, इजराइल के साथ खड़े हो गए हम। हमें तो नॉन अलाइन रहना था, हम किसी की तरफ नहीं थे। आतंकवादी गतिविधि जितनी भी होती हैं और एएमयू के लड़के हमेशा उन पे उसके समर्थन में नारेबाजी करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। और आज हमारे जैसा आतंकी संगठन जब माता और बहनों के सीना चीर रहा है, सैकड़ों बच्चों की हत्या कर रहा है, आज उसके समर्थन में ये आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए, ये बंद होने चाहिए और ऐसे संस्थान बंद होने चाहिए। हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। जहां भी टेरर होगा, टेररिज्म होगा, उनका खिलाफ हम लोग आवाज उठाऊंगा। भारत खुद एक टेररिज्म का विक्टिम देश है, तो इसीलिए हमारा हर भारतीय का यह कर्तव्य होता है हमास को कंडेम करना और हमास का खिलाफ आवाज उठाना। शायद मोदी जी के सामने कोई राजनीतिक कैलेंडर रहा होगा, 2024 का लोकसभा का चुनाव रहा होगा। उनको लगता है कि इजराइल के समर्थन करने से देश में लोकसभा के चुनाव में उनको कोई जो है पोलराइजेशन होगा और उसका लाभ हो सकेगा। ऐसा नहीं है। और शो में आज
आज मैं आपका परिचय मेहमानों से कराऊं, उससे पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं इजराइल तेल अवीव, जहां से हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से कि पल पल बदलते इस पूरे सिनारियो में इस वक्त तस्वीर क्या है इजराइल गाजा बॉर्डर के नजदीक। आशीष। रोमाना, मैं फिलहाल स्टेरॉत में हूं और दर्शकों को बता दिया जाए कि अब जो गाजा पट्टी से लगा हुआ इलाका है वहाँ से सभी को, चाहे वो नागरिक हो, उन सभी को जाहिर सी बात है कि ये सारे के सारे शहर काफ़ी दिनों से खाली करा लिए गए हैं पिछले 3-4 दिनों से, और जो मीडिया है उसे भी अब पीछे किया जा रहा है, यानी कि जो अंदर की तरफ तेल अवीव की तरफ गाजा बॉर्डर से दूर रखने के लिए कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब जो कार्रवाई है आगे की, उसमें जाहिर सी बात है कि जब भी ज़मीनी अटैक होगा तब हमास की तरफ से बहुत ज़्यादा रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, और इसीलिए सभी की सुरक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर जो नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं वो शहर से बाहर ही रोक दिए जाए। शहर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वो टाउन्स हैं जो जैसे स्टेरॉत है, एश्केलॉन है, एशडोद है, ये जो गाजा पट्टी से लगे हुए बड़े टाउन्स हैं, उन सभी से शहर के बाहर ही पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जा रहा है। और ये साफ दर्शा रहा है कि जो ग्राउंड अटैक को लेकर आगे तैयारियां होती है, जब रिटेलिएशन होगा हमास की तरफ से तो क्या कुछ किया जाएगा। एक एक गाड़ी को बिना पूछे नहीं छोड़ा जा रहा है, और पूरा का पूरा जो ये रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और क्योंकि हम स्टेरॉत में हैं, काफ़ी ये नज़दीक, ये सबसे नज़दीकी गाजा बॉर्डर से लगा हुआ टाउन है, इसके बाद में कोई भी बड़ा टाउन है नहीं जो गाजा पट्टी से लगा हुआ हो, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को रोक दिया जा रहा है। ये एक स्ट्रैटेजी से भी दिखती है रोमाना, क्योंकि बिल्कुल। और फिलहाल इस बात का है कि आखिरकार कब इजराइल की तरफ से वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे, और इस बीच इस बात की जानकारी कुछ देर पहले हम आपको दे रहे थे कि 18-19 अक्टूबर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल पहुंच सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए आशीष सिंह। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली से है। इजराइल हमास जंग के बीच दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि देश के राजनीतिक दलों के कई नेता फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे हैं। इनमें विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे। फिलिस्तीन के लोगों के लिए एकजुटता इनकी तरफ से दिखाई गई है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, बीएसपी सांसद दानिश अली, जेडीयू नेता केसी त्यागी, सीपीआईएमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान, ये वो चुनिंदा नेता हैं विपक्षी दलों के जो अब से कुछ देर पहले फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे और वहां जाकर जो फिलिस्तीन के वहां पर डिप्लोमैट्स हैं उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी इनकी तरफ से दिखाई गई है। मैं आपका परिचय कराती हूं खास मेहमानों का पैनल आज जो हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा मौजूद हैं। कुछ ही देर में एआईएमआईएम की तरफ से वारिस पठान हमारे साथ जुड़ेंगे, पार्टी के प्रवक्ता। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ खान जो टीएमसी समर्थक हैं वो हमारे साथ मौजूद है, और पूर्व राजनीतिक विवेक काटजू साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इससे पहले मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं, मैं काटजू साहब के पास आपको लेकर चलती हूं और उनसे समझते हैं। सर, ये विदेश नीति का मुद्दा है और इस पूरे मामले पर जो विपक्षी दलों के कुछ नेताओं का ये रुख सामने निकल कर आ रहा है कि वो पहुंच रहे हैं फिलिस्तीनी एम्बेसी, वहां पर जाकर वो मुलाकात कर रहे हैं, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? इससे संदेश क्या जाएगा? देखिए, मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं जी। पहली तो ये बात। अब एक फॉर्मर डिप्लोमेट के नाते से मैं ये कह सकता हूँ कि विदेश नीति के मामलों में ये आवश्यक है कि देश एकजुट, इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारा पूरा राजनीतिक वर्ग विचार विमर्श करे इन मामलों पर। अब जहां तक ये मसला है उसमें मैं दो नुक्ते कहूंगा। पहला तो ये कि जो कार्रवाई हमास से हुई 7 अक्टूबर को, वो आतंकी कार्रवाई थी, उसमें दो राय नहीं हो सकती। जिस तरह से उन्होंने बंदी बनाया है, जिस तरह से लोगों को मारा, बच्चों को, औरतों को, तो उसमें अगर कोई ये कहता है कि ये आतंकी कार्रवाई नहीं थी तो वो गलत है। इसके साथ साथ ये भी अगर 7 अक्टूबर को नहीं तो 8 अक्टूबर को अगर सरकार अपना पूरा रुख साफ कर देती कि हम आतंक के खिलाफ हैं, लेकिन हमारा जो फलस्तीन के मामले में रुख है वो साफ है
तब बेहतर होता। जो ये विभाजन हुआ है देश की पब्लिक ओपिनियन में, वो शायद नहीं होता। लेकिन सरकार ने ये कदम 12 अक्टूबर को उठाया, तो मुझे लगता है कि कुछ सरकार की तरफ से भी देरी हुई अपने पूरे रुख को बयान करने में। ठीक है सर, आपने बहुत क्लियरली ये पूरी बात रख दिया। अब मुझे लगता है जरा सा हम राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं। के शर्मा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये देरी जो सरकार की तरफ से अपना पूरा रुख सामने रखने में हुई है, इस देरी को किस रूप में देखा और समझा जाए सर? क्योंकि एक सवाल है जो पूछा जा रहा है और देश के सियासी गलियारों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि साहब, इजराइल हमास युद्ध के बहाने क्या चुनाव में ये साइलेंट ध्रुवीकरण की एक कोशिश की जा रही है देश में? देखिए रोमाना जी, ये ध्रुवीकरण करने की यदि कोई बात है तो इसके लिए यदि कोई दोषी होगा तो वो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। आज मुझे बहुत आश्चर्य है कि पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं सरकार की नीति कि भारत हमेशा से हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्हें एक नहीं कई बार स्पष्टता के साथ जो है आतंकवाद के प्रति अपने जीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट भी किया है। गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद, ठीक है, हम इस परिभाषा में नहीं जाते। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, अभी जो काजू साहब ने कहा, मैं उस बात को बहुत उससे लेता हूं, लेकिन उस दिन क्या कहा भारत सरकार ने? भारत सरकार ने हमास जैसे आतंकवादी संगठन, जिसने इजराइल के निर्दोष नागरिकों के, हजारों नागरिकों की हत्या कर दी, बच्चों बूढ़ों को जिंदा सवाल ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सही कहा। सवाल तो इस बात को लेकर है कि 7 अक्टूबर के बाद पूरा क्लैरिफिकेशन आने में 12 अक्टूबर 5 दिन का डिले क्यों हुआ? सवाल इस बात को लेकर है। हमास आतंकवादी संगठन है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। रोमाना जी इसमें कोई डिले नहीं है, ये बिल्कुल गलत परिभाषा है। 7 क्या से 12 हमने उस दिन कही है? हाँ। हमने, भाई सुनिए मेरी बात, जब आपने जब इस विषय को अलग ढंग से यानी भारत के अंदर लेने की कोशिश कुछ जो है दलों ने किया और कुछ लोगों ने इस तरह से भड़काने की कोशिश किया, लोगों ने अपरोक्ष रूप से हमास का जो है आतंकी संगठन का जो है उसका समर्थन करने लगे, तो यह स्पष्टता करनी पड़ी। अदरवाइज उस दिन क्या कहा है भारत सरकार ने? भारत सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले आप असेस नहीं कर पाई, मतलब सरकार पहले असेस नहीं कर पाई कि सिर्फ एक तरफ का बयान फिलिस्तीनियों को अलग रखकर उनके बारे में कुछ ना बोलकर ये सही नहीं है। 5 दिन के बाद ये रियलाइज हुआ आपको कि चूक हो गई है, फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया गया उस पूरे बयान में, उनका जिक्र करना भी जरूरी है। रोमाना जी, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, इसके बाद आप बोलिए। भारत सरकार, यही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, फिलिस्तीन के स्वतंत्र अस्तित्व की बात हमेशा से करती रही। 2018 में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी फिलिस्तीन का प्रवास किए और स्पष्टता है इसमें, लेकिन कोई इसमें से इसका राजनीतिकरण करने लगे, लोग इसके कारण से अपने राजनीतिक रोटी सोखने की कोशिश करें, तो उसको लिए स्पष्ट करना है। लेकिन ये विषय वो भी नहीं है। हाँ। मैं स्पष्ट बता दूं, भारत की जो भी स्पष्टता थी, जो नीति, और बिल्कुल स्पष्ट है। इनका विरोध जो है किसी और से नहीं है, इनका विरोध सिर्फ मोदी जी से है। ठीक है सर, मोदी जी के विरोध में भारत सरकार के स्टैंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये इंडिया गठबंधन, जिसको आप घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं, ये उसकी कोशिश है राजनीतिक रोटियां सेकने की। इस पर मैं आगे जवाब लूंगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच पुतिन और सीरिया के राष्ट्रपति असद के बीच बातचीत हुई है। पुतिन मतलब रूस के राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं। गाजा में जल्द मदद पहुंचाने के मुद्दे पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है। आप जानते हैं एक तरीके से वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो गाजा पट्टी में बना हुआ नजर आ रहा है। कोशिशें की जा रही थी कि दक्षिणी जो गाजा का बॉर्डर है, रफा बॉर्डर, वहां से किसी तरीके की एड पहुंचे, लेकिन वो भी अभी तक मुमकिन नहीं हो पाई है। और इसी वजह से अब जो जानकारी मिल रही है कि वहां पर सीरिया के राष्ट्रपति असद के बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। और एक बार फिर से जरा देश की राजनीति को लेकर चर्चा कर लेते हैं। मुझे लगता है वारिस पठान साहब हैं क्या हमारे साथ, जुड़ गए क्या हमारे साथ वारिस पठान साहब? मैं वारिस पठान साहब का रुख करती हूँ। वारिस पठान साहब, आपने सुना बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार के रवैये में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई देरी या चूक नहीं हुई है। ये दरअसल विपक्षी दल हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जबरदस्ती इस मामले को तूल और हवा दे रहे हैं। वारिस पठान,
देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति तो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से वो एक ही चीज तो कर रहे हैं, ध्रुवीकरण। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 78 दिन लगा दिए मणिपुर के ऊपर अपनी जुबान खोलने में, पर जब इजराइल और गाजा के ऊपर ये अटैक हुआ तब आप देखिए 9 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया। 2 दिन लग गए एक्सटर्नल, 2-4 दिन के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आके कहा, बयान दिया कि हम पैलेस्टाइन की फ्रीडम यानी पैलेस्टाइन की आज़ादी के साथ खड़े हुए। जबकि उनको तो वेरी फर्स्ट डे बोल देना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी, 1977 में जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे तब उन्होंने साफ तौर से कहा था कि फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने जबरन गैर कानूनी कब्जा किया है और वो कब्जा इजराइल को छोड़ देना चाहिए। उसके महात्मा गांधी जी ने फिलिस्तीन की तायद की थी, नेल्सन मंडेला ने फिलिस्तीन की तायद की थी, बराक ओबामा ने फिलिस्तीन की तायद की थी। तो अब ये सब लोग को तो पहले आके बोलना चाहिए था, मगर नहीं, यहाँ जो मीडिया है वो भी सब अफवाहें दिखा रहा है जो इजराइल दिखाना चाहता है। इजराइल एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। रोमाना जी, डे 1 से देख लीजिए किस तरह पहले एक वीडियो दिखाया नग्न लेडी का जो इसको इस तरह घुमाया जा रहा था। इस्लाम इजाजत नहीं देता इस तरह किसी भी लेडी का नंगा करके। प्रोपेगेंडा से अलग करके इस बात में तो सच्चाई है ना कि इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ। इस बात में तो सच्चाई है ना कि इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने हमला बोला और उन्होंने वहां पर निहत्थे मासूम लोगों को भून डाला। इसमें तो सर कोई दो राय नहीं हो सकता है, इसमें तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता है सर। 1400 लोग अभी तक इजराइल की तरफ भी मारे गए सर, इसमें तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है सर। रोमाना जी, वायलेंस का हम कंडेम करते हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज का हर चीज का हम कंडेमनेशन करते हैं, मगर 75 साल से जो फिलिस्तीनियों के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, एक्ट ऑफ टेरर हो रहा है, उनके बच्चों को मारा जाता है, सिविलियन को मारा जाता है, सब पूरा देश दुनिया मीडिया क्यों खामोश रहता है? अरे 2008 से लेके अब तक 1.5 लाख सिविलियन पैलेस्टीनियों को मार दिया, जिसमें 33,000 तो मासूम बच्चे थे। अभी भी 7 दिन के अंदर जितनी बॉम्बिंग इजराइल ने गाजा पे की है उतनी बॉम्बिंग अक्के साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे नहीं करी थी, जिसकी बदौलत 1700 लोगों की जानें चले गई है। 700 ये भी तो 700 बच्चे गाजा के अंदर मर गए, उनका नरसंहार कर दिया गया है। ये एक्ट ऑफ ये मर्डर, ये मास मर्डर है सर, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इजराइल पर जिस तरीके का हमला हुआ है हमास के आतंकवादियों की तरफ से, वो भी पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ। इतना ज्यादा नुकसान जो इजराइल को पहुंचा है जानो माल का, वो भी पहले कभी नहीं पहुंचा। इतना बड़ा आतंकवादी हमला जो पूरी दुनिया ने देखा, जिससे करहा उठा इजराइल, इससे कोई आंख नहीं चुरा सकता है सर। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को देते हैं। जंग के बीच ब्लिंकन और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है एक बार फिर से। एंटनी ब्लिंकन जो इजराइल पहुंचे हैं और उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की है। जेरूसलम में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खास मेहमानों का। तौसीफ खान का हम रुक करेंगे। तौसीफ खान साहब, जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इजराइल हमास युद्ध के बहाने आपको लगता है क्या देश की सियासत में साइलेंट ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। और उसका एग्जाम्पल, हज़ारों एग्जाम्पल है, देश भर में आपको मिलेगा। उसमें से एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यति नरसिंहानंद ने वीडियो बनाया कि हम जाएंगे, 1000 लोग जाकर के इसराइल में बस जाएंगे। हम इसराइल की सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें आने दिया जाए, हम लड़ेंगे। अब ये किस तरह की बातें हैं? आप देखिए वहाँ पे वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम बताइए ना, ये किस तरीके की बातें हैं? आप मुझे खुलकर बताइए ये किस तरीके की बातें आपको लगती है? वही तो बता रहा हूं के साथ सॉलिडारिटी, ये तो आतंकी हमला जो इजराइल पर हुआ है, क्या ये उसके खिलाफ, क्या ये उसके खिलाफ आपको नहीं लगता है कि ये प्रतिक्रिया है? ये आतंक के खिलाफ प्रतिक्रिया है ना सर? इसमें ध्रुवीकरण कहाँ से आ गया, ये समझना चाह रही हूँ। रोमाना जी, ठीक है, धीरज रखिए रोमाना जी। 1947 में ये मुल्क था फिलिस्तीन का, इस मुल्क का नाम था पैलेस्टाइन। 1947 के बाद में ये ज़ायोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक के बाद एक लाखों लोगों को मार दिए गए। फिलिस्तीन को उनके ही मुल्क के अंदर में ओपन जेल के अंदर में रखा गया है। ये गाजा स्ट्रिप क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जेल है, जहां एक तरफ बॉर्डर है तो इजरायली फोर्सेस खड़े हैं बॉर्डर सील करके, दूसरी तरफ सीरिया का है और तीसरी तरफ समुंदर है। गाजा के अंदर में ना पानी जा सकता है, ना खाना जा सकता है, ना पेट्रोल जा सकता है, ना इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है, जब तक ये इजरायली फोर्सेस ना चाहे। खुद ज्यूज इसकी कंडेम करते हैं।
देश भर में आप दिखाइए ना, आप क्यों नहीं दिखाते जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश भर में? खुद ज्यूज खड़े होकर के लंदन में, पेरिस में, इजराइल के अंदर में ज्यूज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जायोनिस्ट मूवमेंट जो है, जायोनिस्ट अलग है और ज्यूज अलग है। ये ज्यूज धर्म का इस्तेमाल करके जायोनिस्ट मूवमेंट अपना स्टेट चला रहे हैं और पैलेस्टाइन के बच्चों को मार रहे हैं। 8 दिन में 680 से ज्यादा बच्चों को मार दिया, यूनाइटेड नेशन का डेटा है। ये आप इसे कहते हैं नरसंहार। ये कोई युद्ध नहीं हो रहा, ये नरसंहार हो रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल क्राइम। आप रॉकेट भेज रहे हैं और जो हमास ने किया वो क्या था? फासिफ खान साहब, जो हमास ने किया वो क्या था? फास्फोरस भेजता है। इसका जवाब हमास के लोगों, हमास किसकी तरफ से लड़ रहा है? फिलिस्तीन की तरफ से लड़ रहा है। फिलिस्तीन में दिन और रात गोली चलाए जा रहे हैं। सर बच्चों को मारे जा रहे हैं। हमास से हमदर्दी क्यों है सर? उसको तो ऐसे ही मरना है सर। हमास के आतंकवादियों ने भी तो इस तरफ आकर इजराइल के यहाँ तो वैसे ही मरा हुआ है सर, जला दिया बच्चों को, गर्दनें उनकी काट दी। देखिए रोमाना जी, रोमाना जी, तो हमास क्या करे? हमास क्या करे? अच्छा, आप क्या करे? मतलब लोगों को मार दे? आप देखो 1947 में उनका मुल्क है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि फिलिस्तीन को आजाद मुल्क होना चाहिए। नेल्सन मंडेला ने बोला कि फिलिस्तीन का ये मुल्क है, उनको आजादी मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते? नरेंद्र मोदी नया कुछ करना चाहते हैं। सर बोल तो दिया, भारत सरकार की तरफ से कह तो दिया गया। भारत सरकार ने साफ तौर पर अपना रुख क्लियर कर दिया है। स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता है। भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता रहा है। ये कहा है भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये कहा है। आप जो गलत बयानी कर रहे हैं सर, इसी वजह से मैं इस मुद्दे को लेकर आई हूँ कि क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। मैं आऊंगी सर, मैं दोबारा इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच इजराइल हमास जंग पर एक और बड़ी खबर, जंग पर एक मानवाधिकार संगठन की तरफ से दावा किया गया है। गाजा में इजराइल के हमले में हर घंटे औसतन 14 फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है। दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल की। तरह से रॉकेट अटैक किया है, सायरन बज रहा है और इस सायरन के बजते ही आपको दीवार की ओट लेनी होती है या फिर आपको सेफ हाउस में जाना होता है। और ये सायरन बजने के बाद अब ये गड़गड़ाहट और जो लगातार आवाज सुन रहे हैं, ये हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। इजराइल ने जैसे ही बम्बारमेंट बढ़ाई है उसके बाद हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं। हल्की सी अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट के बाद आपको 15 से 20 सेकंड का मुश्किल से टाइम मिलता है, इतने में रॉकेट गिर जाता है। और आज वही हुआ। हम इस वक्त कॉफी पी रहे थे, एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे, लेकिन कॉफी पीते हुए अनाउंसमेंट हुई, सायरन हल्का सा बजा और उसके बाद ये आपने आवाज सुनी धमाकों की। युद्ध क्षेत्र में लगातार ऐसा होता है। अब हालात सामान्य हैं, धीरे धीरे अनाउंसमेंट के बाद लोग बाहर आते हैं, तो इस तरह से ये हालात यहां रोज इसी तरह से बनते हैं। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, सिद्रौत, इजराइल। तो इजराइल युद्ध का संदेश, क्या देश में साइलेंट ध्रुवीकरण का संकेत, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में इजराइल के हमलों से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 2808 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजराइल के हमले में 10,000 लोग गाजा पट्टी में घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार गाजा पट्टी की तरफ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता हुआ अब यह आंकड़ा बढ़कर 2808 पर पहुंच चुका है और घायलों की संख्या 10,000 पर पहुंच गई है।
हम सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वारिस पठान साहब, मैं आप ही के पास आ रही हूँ सर। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि हमास पर हमला तो आतंकवाद पर हमला है, लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हमास पर हमला मानो मुसलमानों पर हमला हो, और इसीलिए मुस्लिम देशों से लेकर हम देख रहे हैं मुस्लिम नेता तक सब मुखर होकर इस मामले पर बोल रहे हैं। ऐसा है क्या? देखिए रोमाना जी, इजराइल सिर्फ हमास पे हमला नहीं कर रहा है। अगर हमास पे ही हमला करना होता तो लेबनान में कहाँ है हमास? इसराइल तो वहां भी बॉम्बिंग कर रहा है। सीरिया में कहाँ है हमास? इसराइल तो वहां भी बॉम्बिंग कर रहा है। हमास तो सिर्फ एक बहाना है, ये पूरा फिलिस्तीनियों को खत्म करना चाहता है इजराइल, इस वजह से इतनी सारी बॉम्बिंग कर रहा है। क्यों? अगर हमास को मारना था, यूनाइटेड नेशन के 11 लोगों को क्यों मार दिया? क्यों आके स्कूल के बच्चों को मार दिया? तो ये एक मास मर्डर, जेनोसाइड और एक्ट ऑफ टेरर है। यूरोपियन कंट्री की जो कमिश्नर थी, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया था और खाना पीने की, इलेक्ट्रिसिटी बंद करने की कोशिश की थी, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि आप वॉर के भी कोई रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल वॉर रूल्स होते हैं जिसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते। खाने पीने की, इलेक्ट्रिसिटी की, दवाई मेडिसिन की चीजें आपको मुहैया करना चाहिए, मगर यहाँ तो इसराइल वो भी रोक रहा है। तो हमास के लिए सिर्फ इसराइल को बहाना मिल गया है, टारगेट कर रहा है सिविलियंस को, जिसकी वजह से 700 बच्चे, रुमाना जी 700 बच्चों को मार दिया है। वीडियो देखिए, और वन साइड प्रोपेगेंडा जो ये फैला रहे हैं ना, ये टोटल गलत है। पहले देखिए, कहा कि 40 बच्चों की गर्दनें काट दी, कितना गलत निकला। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आकर कहा ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाद में वॉशिंगटन ने भी रिपोर्ट दिया कि नहीं, हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है इसका, हम इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आईडीएफ, इस्राएली डिफेंस फोर्स ने आके कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक बेबुनियाद बात है। जिस पत्रकार ने इसका जो इंटरव्यू खड़े खड़े बोला था, उसने तक ने आके इंटरव्यू दे दिया। आज अभी मैं पढ़ रहा था, एक इस्राएली सोल्जर बोल रहा है हमारी वॉर सिर्फ हमास से नहीं है, हमारे को तो सिविलियंस को भी खत्म करना है। ये CNN इंटरनेशनल, बहुत बड़ा न्यूज पोर्टल, उसने अभी उसका इंटरव्यू दिया है। तो किस तरह से आप बोल सकते हो? तो ये एक मास मर्डर है, जेनोसाइड है, वॉर क्राइम चल रहा है। नेतान्याहू इज अ मर्डरर, उसके खिलाफ वॉर क्रिमिनल का केस होने चाहिए। क्यों मार सकते हैं आप सिविलियन को? किसने अधिकार दिया है? दुनिया भर में पैलेस्टाइन के साथ लोग खड़े हो गए। फिर जो इजराइल के समर्थक है वो आपसे ये पूछेंगे ना कि इजराइल के नागरिक क्या बलि का बकरा है कि हमास के आतंकवादी इजराइल की सीमा में घुसे और वहां पर वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इजराइल के नागरिकों को मार दे, वहां मासूम लोगों को वो मौत के घाट उतार दें? तो नेतन्याहू क्या बैठे रहेंगे सर? वो इंतजार करेंगे कि जो हो रहा है होने दिया जाए। लेकिन इस बीच जो गाजा पट्टी में हो रहा है, वाकई में वो बेहद दर्दनाक तस्वीरें जो सामने। सर लेबनान में हिजबुल्लाह है, सर लेबनान में हिजबुल्लाह है, वहां से भी अटैक हो रहे हैं। लेबनान, सीरिया की तरफ से अटैक्स आ रहे हैं सर, तो वो जवाब दे रहा है। आप भी इस बात को जानते हैं। मैं के शर्मा जी का लेकिन रुक करूंगी। के शर्मा जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर वारिस पठान साहब कर रहे हैं, ये तो दुनिया देख रही है सर। खाना, पानी, दवा, इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाजा पट्टी में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, भारत सरकार रूस यूक्रेन युद्ध के समय जिस तरीके की भूमिका हमारी रही, क्या इस युद्ध के समय भी भारत सरकार की तरफ से कोई भूमिका निभाई जा सकती है सर? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आप माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान सुने हो, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है, और शांति की और उसकी भी, भाईचारे की भी बात अपील भी की है जी। लेकिन जो बात अभी यहाँ पर वारिस पठान कह रहे हैं और जो इसके पहले वक्ताओं ने कहा, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा। ये बता रहे हैं कि 1947 से लेकर ये हो रहा है, इजराइल ऐसे फिलिस्तीनी पर हमला कर रहा है, फलाना कर रहा है। मैं रोमाना जी पूछना चाहता हूँ, आज के पहले ये ओवैसी साहब किस सन में खड़े होके इजराइल का विरोध कर रहे थे? ये ममता बनर्जी और ये जो लोग आज रोड पे खड़े हैं, ये भारत में कब ये हुआ था कि इजराइल का विरोध करने और फिलिस्तीन के समर्थन में इतने व्यापक प्रदर्शन यहां पर हुए? ये आज क्यों हो रहा है? यदि 47 से इजराइल मार रहा था फिलिस्तीन को और आपके इतना दर्द, आपको संवेदना थी, तो आप उस समय भी आवाज उठाते। आज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको ना इजराइल से मतलब है, ना आपको फिलिस्तीनियों से मतलब है। आपको यहां मोदी जी का विरोध करना है। 2024 का चुनाव है, मुस्लिम वोट बैंक का आप चश्मा पहन के बैठे हैं कि हम तुष्टीकरण कैसे करें, यहां पर मुसलमानों का तुष्टीकरण करके वोट कैसे लें। आज ये घमंडिया गठबंधन आज ये जा रहा है दूतावास में। ये मुझे बताइए, अपरोक्ष रूप से आप क्या हमास का आतंकी संगठन का जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं? और आतंकियों का कौन सा मानवाधिकार है? एक सेकंड मुझे बताइए रोमाना जी, इनसे पूछिए
के शर्मा जी, आतंकियों का कौन सा मानवाधिकार? के शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है सर, आपसे सवाल है, सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। आपने अभी कहा कि साहब ये जा रहे हैं विपक्षी दल वाले फिलिस्तीन के दूतावास में वहां पर मुलाकात करने के लिए, ये हमास का समर्थन कर रहे हैं। सर, भारत सरकार तो फिलिस्तीन और हमास में फर्क कर पा रही है, आप क्या टेलीविजन पर बैठकर फिलिस्तीन और हमास का फर्क नहीं कर पा रहे हैं? फिलिस्तीन एम्बेसी में पहुंचना हमास का समर्थन कैसे हो गया? प्लीज जरा ये बताइए, कैसे हुआ? नहीं, मुझे बताइए कि इसमें से किसने इजराइल के हुए, हम सुनिए एक मिनट, कि इसमें से किस दल ने इजराइल के ऊपर जो आतंकी संगठन हमला हुआ और जो हजारों बच्चे मारे गए, हजारों लोग इजराइल के मारे गए, आज भी 250 लोग कैद में हैं, गिरफ्त में हैं, किसने उसका खंडन किया? इसमें से किस दल ने किया है? किस दल ने जाकर इजराइल से के दूतावास में जाके अपना संवेदना व्यक्त की है? क्यों नहीं ये मांग करते हैं इस बात का कि उनको निर्दोष बच्चे, इस पर मैं जवाब दूंगी सर आगे। जो बात आप कह रहे हैं कि साहब फिलिस्तीनी दूतावास जा रहे हैं, इजरायली दूतावास कोई क्यों नहीं गया अब तक? तो भारत में चुनावी घड़ी आई और क्या अब इजरायल हमास युद्ध को लेकर देश की सियासत में बढ़ेगी लड़ाई? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुक करते हैं, वारिस पठान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस साहब, जिस बात का जिक्र ब्रेक पर जाने से पहले के शर्मा कर रहे थे कि साहब इनको किसी इजरायल या फिलिस्तीन से कोई हमदर्दी और दर्द नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं मोदी विरोध के नाम पर। यही खेल खेला जा रहा है सर, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की हिमायत की, इसी वजह से विपक्षी दल के नेता फिलिस्तीन के दूतावास पहुंच गए आज। देखिए रुमाना जी, इनको इजराइल से कोई मोहब्बत नहीं है, इनको मुसलमानों से नफरत है, इसलिए ये इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं और फिलिस्तीन के अगेंस्ट में लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, मगर नहीं कर सकते। फिलिस्तीन के सपोर्ट में तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी आ गई है, किस तरह से ये लोग बात करेंगे? दूसरी हिपोक्रेसी देखिए, देश में हर जगह पे आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल। अरे भाई, अगर इजराइल के साथ खड़े खड़े हो, पैर तुम्हारे दुख गए हो, थक गए हो, तो जरा मणिपुर के साथ भी कभी खड़े हो जाओ ना। वो तो इंडिया के अंदर ये ट्रेन पकड़ के दिल्ली से जा सकते हो, मगर नहीं खड़े होंगे। अब कुछ लोगों को जाना है वहां पे इजराइल लड़ने के लिए, यति नरसिंहानंद की गैंग को। मैं तो सर आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं, इनको जल्दी से जल्दी प्रबंध किया जाए और इनको वहां पर भेजा जाए। वहां पर जाके सीधा उनको पहले जंग में भेज दो, लड़ाई के लिए। मगर एक उनको मैं सजेशन दूंगा, जुबान बंद रखना, मुंह बंद रखना, अनाप शनाप बात नहीं करना, हेट स्पीच नहीं देने का। मेरे ख्याल से इतना संवेदनशील मुद्दा है, जिसकी जवाबदारी इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर थोड़ा सा गंभीरता से हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं तौसीफ खान साहब के पास चल रही हूँ इस वक्त इस चर्चा को लेकर। तौसीफ खान साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक वैलिड पॉइंट था जो यहाँ पर के शर्मा की तरफ से उठाया गया कि साहब जो भारत सरकार का रुख है, हम तो सरकार तो बैलेंस करके चल रही है ना, वो तो कह रही है हम इजराइल के साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ, और वो फिलिस्तीनी देश की जो मांग है उसका भी समर्थन कर रही है। लेकिन ये विपक्षी दल के सब नेता फिलिस्तीनी दूतावास तो पहुंचते हैं, इजराइल के दूतावास भी चले जाते हैं। आतंकवाद का दंश तो इजराइल ने भी झेला है। देखिए, ये जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता है, इन्होंने अभी नया पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, जुम्मा 8 दिन हुआ है, इनको कुछ मालूम ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में। जब बिहार में जेपी नारायण का आंदोलन चल रहा, अरे सुनो पार्टी का जब तुम कॉलेज में पढ़ रहे होगे ना, वाजपेयी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि पैलेस्टाइन जो है, गंवार चुप मैडम। देखिए रमोना जी, प्लीज संयम से बात रखा कीजिए सर, प्लीज। आप लोगों को बुलाया जाता है यहाँ पर बात करने के लिए सर, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए मैं नहीं बुलाती हूँ आप लोगों को। प्लीज संयम के साथ बात रखिए सर, इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। सम्मान के साथ सर, सम्मान के साथ बात कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कोई पर्सनल अटैक ना करें और संयम से बात रखें। मैंने कह दिया सर, मैंने ताकीद कर दी है तौसीफ खान साहब को, आप ही की तरफ से की है शर्मा जी। तौसीफ खान साहब प्लीज संयम से अपनी बात करें। अटल बिहारी वाजपेयी, आप अगर रोमाना जी आप वीडियो चला दीजिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस जमाने में कहा था, जब जेपी नारायण का आंदोलन चल रहा था, कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, वो फिलिस्तीन को नए मुल्क के तौर पे उनका मांग है कि उनकी जो फ्री सर, वो बात आज भी कह रही है सरकार, उसमें कुछ नहीं बदला। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप लोग क्यों ऐसी राजनीति कर रहे हैं सर? देश की विदेश नीति को लेकर राजनीति क्यों की जा रही है? हर जमाने में प्रोटेस्ट हुआ, इसराइली प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना भारत में हर जमाने में यहाँ देश की जनता ने किया है।
कोका कोला बंद करो पीना, थम्स अप बंद करो पीना, इजराइल के जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप उनका कंज्यूमर बनना बंद करो। बड़ा आतंकवादी हमला पहले कभी नहीं हुआ था जैसे इस बार, और भारत की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है जल्दी जल्दी, बस 30 सेकंड का समय हमारे पास मौजूद है। काटजू साहब के पास चलेंगे। काटजू साहब, विदेश नीति के मुद्दे पर इस तरीके की जो राजनीति हो रही है, इसको देश हित में तो कतई नहीं कहा जा सकता है सर। देखिए, विदेश नीति का कर्तव्य होता है देश के हितों को आगे बढ़ाना विदेश में जी। अगर देशी में बंटवारा हो गया और ध्रुवीकरण हो गया तो फिर हम बहैसियत देश के अपने राष्ट्रीय हितों को विदेश में कैसे बढ़ाएंगे। मेरा मानना है कि राजनीतिक वर्ग को, सरकार को और ऑपोजिशन पार्टीज को इस गंभीर मसले पर एकजुट होकर बात करनी चाहिए और एक आवाज में अपना भारत का पक्ष रखना चाहिए, जिसके दो मुद्दे हैं। एक आतंकवाद के पूर्ण खिलाफ, बिल्कुल, और दूसरा फिलिस्तीनियों के साथ मानवता वाला व्यवहार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय मेरे पास इतना ही है। आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जोड़ने के लिए। कुल मिलाकर विदेश नीति के मुद्दे पर इतना बटा हुआ देश इससे पहले कभी नहीं दिखा जितना इस बार हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उस पर बटा हुआ देश नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।